हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में करेंगे। तो बेसिकली वैसे तो मुझे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ पिछले वाले टॉपिक में ही करा देना चाहिए था, बट चूंकि वहाँ पर वो वाला वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था तो मैंने उसको सेकेंड पार्ट में ले लिया। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट को देखें तो वहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट ये दिया कि जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हैं उनको निकालने के लिए मैं एक इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ कि मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn जहां पर कैपिटल R जो है वो कैपिटल XI प्लस कैपिटल YJ प्लस कैपिटल ZK ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो मेरे RI हैं मतलब R1 R2 R3 हैं वो XI I कैप प्लस YI J कैप प्लस ZI K कैप अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स M1 M2 M3 यानी कि MI के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर मुझको ये चीज़ पता है तो मैं इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, M इंटू dr/dt, ये कैपिटल V हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू m1 इंटू dr1/dt, तो मास तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dr1/dt जो है वो मेरा m1 v1 हो गया। ऐसे ही m2 इंटू r2 का डिफरेंशियल करूंगा तो m2 v2 हो जाएगा। ऐसे करते करते mn vn हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से मेरी क्या बात निकल के आई कि ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम, जो कि होना भी चाहिए था बिकॉज ओवरऑल जो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम है उनको ऐड कर ले तो सिस्टम एज अ होल का मोमेंटम बनेगा। और इस सिस्टम एज अ होल के मोमेंटम को अगर मैं कैपिटल M से डिवाइड कर दूं तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं। और अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, यहां से आने मैंने डिफरेंशिएशन किया है, अगर फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरी अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, m dv/dt, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं। दिस विल बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnan, जहां पर m1a1 जो होगा वो पार्टिकल 1 पे लगने वाला फोर्स होगा, m2a2 पार्टिकल 2 पे लगने वाला फोर्स होगा, और ऐसे ही mnan जो होगा वो पार्टिकल n पे लगने वाला फोर्स होगा। तो यहां से क्या निकल कर क्या आया कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे कैपिटल M जो सारे पार्टिकल्स का टोटल मास है, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equal to sum of forces acting on each particle, F1 F2 F3 F4 Fn के सम के इक्वल होगा, और ये वेक्टर सम है। अब अगर मैं इस F1 F2 F3 Fn को देखूं तो इनमें दो तरह के फोर्सेस होंगे। एक तो वो फोर्सेस जो पार्टिकल 1 2 3 4 n आपस में एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, जिनको मैं F इंटरनल कह सकता हूं, और फिर वो फोर्सेस जो पार्टिकल्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल बॉडी लगा रही होगी, इसको मैं सम ऑफ F एक्सटर्नल कह सकता हूं। तो चूंकि यहां पर अगर मान लो बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, और बॉडी 1 पे बॉडी 2 ने कोई इंटरनल फोर्स लगाया, मान लो जिसको मैं स्मॉल f1 कहूं, तो जो बॉडी 2 पे फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू माइनस ऑफ स्मॉल 1 हो जाएगी, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जब भी कोई इंटरनल फोर्सेस लगेंगे तो वो हमेशा पेयर के फॉर्म में लगेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे। तो इसलिए जब मैं सारी बॉडीज पे ये इंटरनल फोर्सेस का सम लूंगा तो ये कट करके 0 हो जाएगा, बिकॉज जितना फोर्स बॉडी 1 बॉडी 2 पे लगा रही है उतना ही फोर्स बॉडी 2 बॉडी 1 पे लगा रही है। तो 1 और 2 एज अ सिस्टम पे जब इन दोनों फोर्सेस का सम किया जाएगा तो उनका सम आपस में कट करके 0 हो जाएगा। इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F एक्सटर्नल आ जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहां से क्या निकल करके आया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज इफ ऑल द मास ऑफ द सिस्टम वाज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास। यानी कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 1 2 3 4 n कोई अलग अलग बॉडी हैं और उनके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो
वो जो सिस्टम एज अ होल का मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एज इफ वो सारे मासेस जो हैं वो सेंटर ऑफ मास पे रखे हुए थे एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस वर अप्लाइड एट दैट पॉइंट, और सारे के सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो उसी सेंटर ऑफ मास पे लग रहे थे। इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज करो मेरे पास ये कोई पॉइंट ओ था जहां से मैंने एक बॉम्ब प्रोजेक्ट किया जो कि प्रोजेक्टाइल की तरह से मूव कर रहा था, और किसी इस पोजीशन पे आकर के इसमें एक्सप्लोजन हुआ। तो जब मैंने पीछे एक एग्जांपल किया तो मैंने 2 ही टुकड़े किए थे, पर यहाँ सपोज करो 2 टुकड़े नहीं हुए, कई टुकड़े हुए। एक टुकड़ा इधर इस वेलोसिटी से जा रहा है, एक टुकड़ा इधर इस वेलोसिटी से जा रहा है, कोई एक टुकड़ा इधर इस वेलोसिटी से जा रहा है, कोई नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे 3 4 5 10 n कितने भी टुकड़े हों, उनकी अलग अलग वेलोसिटी हो, तो उन सबका मोशन अलग अलग चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो ऐसा होगा कि एज इफ ये जो सिस्टम एज अ होल है इसके ऊपर सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स इसी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा था। तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे खाली ग्रेविटी वाला ही था, तो जैसे पहले ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था वैसे ही टोटल मास पे ग्रेविटी का फोर्स यहीं पे लगेगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास है वो उसी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पे मूव करता रहेगा जिस तरह से मेरा एक्सप्लोजन से पहले वो मूव कर रहा था। हालांकि इंडिविजुअल पार्टिकल इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है इस पे कुछ प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने कोई सॉल्व एग्जांपल्स पे नहीं दिया, तो फिलहाल मैं हम लोग इस पे कोई एग्जांपल नहीं कर रहे हैं। एज एंड वन इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम कर लेंगे, पर इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल हमने पहले कर रखे हैं। तो जैसे सपोज करो अगर आपको पीछे याद हो तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया था कि मेरे पास एक गन है जिससे मैंने गोली मारी, तो अगर मैं बुलेट की वेलोसिटी दे देता था v1 तो आप मुझको गन की वेलोसिटी v2 ये कह के दे देते थे कि इनिशियल मोमेंटम जो था वो 0 था, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। इसका मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल टू 0। अब सपोज करो मैं इस प्रॉब्लम को चेंज कर दूं और मैं ये कहूं कि जो m1 प्लस m2 सिस्टम है, यानी कि जो गन प्लस बुलेट का सिस्टम है वो किसी वेलोसिटी कैपिटल V से मूव कर रहा था, और इसी बीच में गोली चल गई। गोली चलने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है वो v1 है, और जो मेरी गन है इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है। यहाँ पर ये वेक्टर v2 आगे की तरफ मैंने ले लिया, एक ही बात है। तो जो मेरा इनिशियल मोमेंटम था वो m1 प्लस m2 v था, और फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। तो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स फिर नहीं लगा, इसलिए मेरा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहेंगे। तो जिस तरीके से पिछले वाली एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे वैसे ये भी सॉल्व कर लेंगे। तो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इस तरह के प्रॉब्लम कराऊंगा, फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगला कंसेप्ट इन्होंने एक और दिया जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो जब मैं पीछे स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहा था और मैं वर्क निकाल रहा था, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम कहते थे। तो वहां पे मैं कहता था कि जो फोर्स है ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है। तो जब इस तरह का कंसेप्ट आता था तो मैं वहां पर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ले लेता था। वहीं पर मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर मेरे पास कोई एक वेक्टर ए होगा, कोई दूसरा वेक्टर बी होगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट सी जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट सी है तो मैं इसको ए क्रॉस बी से डिनोट करता था, इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो ये है कि मेरे पास कोई ये वेक्टर ए है, कोई ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो पीछे जैसे मैं स्केलर प्रोडक्ट कह रहा था तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होता ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और चूंकि वो स्केलर था तो उसका क्या कहते हैं, कोई डायरेक्शन तो होता नहीं। यहां पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी का मतलब ये है कि मुझे सी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और सी का डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जहां पर ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है,
और साइन थीटा इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ध्यान देना, कभी मेरे पास कोई वेक्टर ए हो और कोई वेक्टर बी हो तो इनके बीच में दो एंगल हैं, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। जो थीटा होगा वो हमेशा 180 से छोटा वाला या 180 का एंगल होगा, वो बड़ा वाला एंगल नहीं होगा। यानी कि साइन थीटा हमेशा हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, 180 तक साइन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी वो ए बी साइन थीटा हो जाएगी, और जो डायरेक्शन ऑफ सी होगा ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, सपोज करो मेरे पास ये दो पेन है, एक डिजिटल पेन है और एक नॉर्मल पेन है, और मैं डिजिटल वाली पेन को ए बोल रहा हूं, नॉर्मल वाली पेन को बी बोल रहा हूं। तो अगर इस तरीके से मैं ए और बी दोनों वेक्टर्स को पकड़ लूं तो यह एंगल जो होगा ये थीटा होगा, इसलिए जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर सी बना उसका डायरेक्शन ए और बी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कोई भी जब दो वेक्टर इस तरीके के होते हैं तो वो एक प्लेन बनाते हैं। यहां पर जैसे हम लोगों के बीच का जो वर्टिकल प्लेन है उसमें ये वेक्टर ए और बी हैं, और इस वर्टिकल प्लेन के अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखूं तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएंगे। एक तो ये वाला जो मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रहा है, और दूसरा ये वाला जो कि आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। अब पहली बात तो क्या है कि ए क्रॉस बी जहां पर भी मुझको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब भी मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है तो पहली चीज अपने दिमाग में ये रख लो कि जो भी ए क्रॉस बी वेक्टर होगा ये ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। कई बार लोग क्या कहते हैं, अगर ए ये है बी है तो ए क्रॉस बी इधर हो जाएगा। अब ये बात इसीलिए गलत है बिकॉज ये जो तीसरा वेक्टर है ये ए और बी के प्लेन में ही है। जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो इधर 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 इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर खाली दो ही डायरेक्शन है, एक ऐसा मेरी तरफ से आपकी तरफ वाला और एक ऐसा आपकी तरफ से मेरी तरफ वाला। अब इन दोनों डायरेक्शन में कैसे चूज करना है ये चीज बताने के लिए एक रूल आया जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। तो राइट हैंड रूल में क्या कहते हैं कि सपोज करो मुझे ए क्रॉस बी बताना है, तो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो लोग कहते हैं राइट हैंड अपना ए की तरफ रखो, ये फिंगर्स जो है राइट हैंड की ध्यान से देखना, ये ए की तरफ रखो और बी की तरफ रोल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यहां पर देखो इन्होंने ये फिगर बना करके दिखाया कि अगर मैं अपनी फिंगर्स राइट हैंड की ए की तरफ शुरू में रखता और फिर उनको रोल करके इस तरीके से बी की तरफ लेके आता तो जो थंब का डायरेक्शन है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अब जब आप इस तरीके से करने की कोशिश करते हो तो कई बार गलती हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग, ये बात बिल्कुल सही है लेकिन इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। तो सपोज करो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। जब मैं इस चीज को चेक कर रहा हूं तो पहली बात तो ये डिसाइड कर लो कि जो मेरा थंब का डायरेक्शन होना है, क्योंकि ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होना है, वो या तो ऐसे होगा आपकी तरफ से मेरी तरफ या ऐसे होगा मेरी तरफ से आपकी तरफ। दोनों में से कोई एक चीज आपको चूज कर लेनी है। तो सपोज करो पहले आपने इस तरीके से चूज कर लिया कि जो थंब का डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो मेरी तरफ से आपकी तरफ है। अब मैं जब ए की तरफ अपनी फिंगर्स रखूंगा तो मैं उनको रोल करूंगा तो बी की तरफ नहीं जा रही, वो अवे फ्रॉम बी जा रही हैं। इसका मतलब ये डायरेक्शन गलत है। अब अगर ये डायरेक्शन गलत है तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो मेरी तरफ होगा। जब इधर की तरफ थंब रखूंगा और एक तरफ फिंगर करूंगा और उनको रोल करूंगा तो बी की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा निकालेंगे। जो भी मेरा वेक्टर ए है और जो भी मेरा वेक्टर बी है उन दोनों के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो दो डायरेक्शन उनमें से एक ही तरफ ए क्रॉस बी होगा। तो पहले किसी तरफ एक तरफ थंब लेकर के जाओ, फिंगर्स को ए की तरफ लेके जाओ और रोल करके देखो क्या वो बी की तरफ जा रही हैं, बी से दूर जा रही हैं। अगर बी की तरफ जा रही हैं तो ये आंसर सही है, अदरवाइज पलट लो, फिर फिंगर्स को ए की तरफ लेके जाओ और रोल करके देखो, इस बार वो बी की तरफ जा रही होंगी। इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आ गया, इसका मतलब वेक्टर सी आ गया। अब हम लोग
वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल इन जनरल नहीं होगी। हालांकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, और दोनों की ही वैल्यू ए बी साइन थीटा होगी। लेकिन जैसे मैं अभी आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिखा रहा था, तो जब मैं ए से बी की तरफ फिंगर रोल कर रहा हूं तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मेरी तरफ है, जबकि अगर मैं बी से ए की तरफ फिंगर रोल कर रहा हूं तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आपकी तरफ है। यानी कि जब भी मैं किसी दो वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट लूंगा तो इन जनरल ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बिकॉज सीक्वेंस ए और बी की बजाय बी और ए का चेंज हो जाने की वजह से जो मेरा थंब का डायरेक्शन है वो उल्टी तरफ चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि नॉर्मली हम लोग कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करते थे उसको कम्यूटेटिव ही रखते थे, लेकिन वेक्टर्स के केस में, वेक्टर प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी की वैल्यू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये कही कि ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि अगर मेरा ये वेक्टर ए है और यही वेक्टर ए के साथ मैं इसका दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो जो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है वो 0 डिग्री आ गया। इसलिए ए क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए इंटू साइन 0 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन जनरल वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमको वेक्टर ए बी और साइन थीटा के टर्म में जनरली नहीं मिले होंगे, हमको कई बार वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में मिलेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालें ये जानने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट की देख लेते हैं। तो पहली बात तो क्या हुई कि आई क्रॉस आई 0 होगा। जब ए क्रॉस ए 0 होता है, कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ जब वेक्टर प्रोडक्ट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो 0 होता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होंगे, ये तो होंगे ही। अब बात आई आई क्रॉस जे कितना होगा। सपोज करो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो जेड वैसे तो मैं चाहूं तो ऊपर बना लूं चाहे नीचे बना लूं, लेकिन हम इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम दुनिया में यूज करते हैं कि जो भी यूनिट वेक्टर आई हो और यूनिट वेक्टर जे हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो आई क्रॉस जे है इसकी वैल्यू के होती है, जे क्रॉस के की वैल्यू आई होती है और के क्रॉस आई की वैल्यू जे होती है। इस चीज को याद रखने के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, हम कहते हैं आई जे के इस तरीके से लिख लो सच दैट वो एक सर्कल में लाई कर रहे हैं और सर्कल जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। मतलब जो आई जे के का सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज है। तो आई से जे जाने पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू के होगी, जे से के जाने पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू आई होगी, और के से आई जाने पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू जे हो जाएगी। तो ये आई जे, जे के और के आई का प्रोडक्ट हो गया। ऑब्वियसली अगर आई क्रॉस जे की वैल्यू के है तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के हो जाएगी। तो जे क्रॉस आई का मतलब हो गया मैं एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट माइनस के हो गया। ऐसे ही जे क्रॉस आई जैसे माइनस के है, वैसे ही के क्रॉस जे माइनस आई और आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो उसी प्रॉपर्टी से आएगा कि अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू मुझे पता है तो बी क्रॉस ए की वैल्यू उसका नेगेटिव हो जाएगी। अब तुमको ये क्या करना है कि इन प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए अपनी आंख बंद कर लेनी है और अपने आप से पूछो के क्रॉस जे कितना होगा, तो फिर सोचोगे। और अगर आपने के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई बताई तो चेक करोगे, हाँ जी के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई है तो सही है। अगर गलत बताई तो फिर उसको सही करो। ऐसे 5, 6, 10 बार करके अपने मन से कोई भी दो चीजें पूछ लो, जे क्रॉस आई क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्रॉस के, और उन सबकी वैल्यू अगर सही बताने लगते हो तभी आगे चलना, वरना आगे ना चलना। बिकॉज ये चीज की अच्छे से प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है अगले टॉपिक को जानने के लिए। तो हम अज्यूमिंग कि इसके आगे आप पढ़ने से पहले ये चीज प्रैक्टिस कर लोगे। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि अब मान लो मुझे किन्हीं दो वेक्टर ए और बी का
वेक्टर प्रोडक्ट लेना है जहां पर वेक्टर ए जो है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है इन जनरल, और वेक्टर बी जो है वो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के है। तो चूंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता था कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो जब मैं ए एक्स आई को इस वेक्टर पे ऑपरेट करूंगा तो सबसे पहला प्रोडक्ट होगा ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई का। ऑब्वियसली ये वाला प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा बिकॉज आई क्रॉस आई जीरो होता है, तो इसको मैंने नहीं लिखा। फिर मैं इसी ए एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई इंटू आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे की वैल्यू जैसे मैंने पीछे तुमको बताया था, मैं यहाँ पे वो सर्कल फिर से बना लेता हूं, आई जे के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप हो जाती है, इसलिए मैंने ए एक्स बी वाई के साथ ए एक्स बी वाई के कैप लिख लिया। फिर थर्ड टर्म में मैं यहां से ए एक्स आई कैप लूंगा, इधर बी जेड के कैप लूंगा, तो ए एक्स बी जेड तो ऐसे ही आ गया, और आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू जब मैं आई से के गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस जे हो गई। तो मैंने अगला टर्म माइनस ए एक्स बी जेड जे लिख लिया। ठीक है, ऐसे मैंने ए एक्स आई से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। फिर जब मैं ए वाई जे से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वाई बी एक्स के साथ जे क्रॉस आई आएगा जो कि माइनस के होता है, अगर आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस ए वाई बी एक्स के कैप लिख लिया। फिर ए वाई जे का बी वाई जे के साथ तो प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो लिखा ही नहीं, और ए वाई जे का बी जेड के साथ जब प्रोडक्ट लिखा तो हुआ ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के, जो कि फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए प्लस आई आ गया, तो इसके साथ में प्लस आई लिख लिया। ऐसे ही फिर मैं ए जेड को आई कैप बी एक्स आई कैप फिर बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई की जगह पर जे आ गया, और फिर ए जेड बी वाई के क्रॉस जे की जगह पर माइनस आई आ गया, और के क्रॉस के तो जीरो है। तो इस तरीके से जो मेरे को 9 टर्म मिलने वाले थे उनमें से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 3 टर्म जीरो हो गए, बाकी ये 6 टर्म मिले जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से आई कैप और यहां से आई कैप वाला टर्म एक साथ ले लूंगा, यहां से जे कैप और यहां से जे कैप वाला टर्म एक साथ ले लूंगा, और के कैप वाले टर्म एक साथ ले लूंगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट आया वो कुछ इस तरह की लंबी सी चीज आ गई। अब इसको याद रखना भी बहुत आसान है, यही सीक्वेंस याद रखो आई जे के, तो मैं उसको देख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो आई के साथ 2 टर्म होंगे, एक ए बी का और दूसरा ए बी का। जो पॉजिटिव वाला टर्म होगा वो जे से के की तरफ जाएगा, यानी ए वाई बी जेड होगा, और नेगेटिव वाला कंपोनेंट के से जे की तरफ जाएगा, यानी कि ए जेड बी वाई होगा। ऐसे ही जब मुझे जे लिखना है तो फिर से यहां पर ए बी और ए बी लिख लूं। जे के लिए जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट होगा वो के से आई की तरफ जाएगा, यानी कि जेड एक्स, के लिए जेड और आई के लिए एक्स, और नेगेटिव वाला कंपोनेंट आई से के की तरफ आएगा, यानी कि ए एक्स बी जेड, ये नेगेटिव टर्म आ गया। और ऐसे ही जो मेरा के कैप वाला कंपोनेंट है उसके लिए जो पॉजिटिव टर्म होगा वो आई से जे की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज वाला, यानी कि एक्स वाई, और जो नेगेटिव टर्म होगा वो वाई एक्स। इस तरीके से मैं वेक्टर ए क्रॉस बी को लिख सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। इसको हम ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आगे चल करके आप 12th में सीखोगे। पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी के लिए आई जे के फर्स्ट रो में आ जाता है, ए एक्स ए वाई ए जेड सेकेंड रो में आ जाता है, और बी एक्स बी वाई बी जेड थर्ड रो में आ जाता है, और इसका वही मतलब होता है जो ये हो रहा है। तो फिलहाल अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से, जिस तरह से मैंने सिखाया है, इस तरीके से प्रोडक्ट लिख करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, कह रहे हैं फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स
ए एंड बी। तो ए की वैल्यू इन्होंने 3i माइनस 4j प्लस 5 के दे दी और बी की वैल्यू माइनस 2i प्लस जे माइनस 3 के दे दी। तो वेक्टर ए डॉट बी तो बहुत सिंपल है। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो क्या करते थे, x के साथ x ले लेते थे, y के साथ y ले लेते थे और z के साथ z ले लेते थे। तो यहाँ पर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, फिर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 और प्लस 5 इंटू 3 माइनस 15। तो a डॉट बी की वैल्यू माइनस 25 आ गई। a क्रॉस b के लिए मैं फिर से आपका काम रिवाइज करने के लिए यहां पर सर्कल बना रहा हूं a j k। जिनको ये चीज क्लियर हो गई है, बल्कि सभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को यहां पर 1 मिनट पॉज कर लो और आप खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तभी इसको करना। तो यहां पर i j k के लिए फिर सर्कल बनाऊं तो ये क्लॉकवाइज सेंस मेरा पॉजिटिव है। तो i के साथ जो मेरे टर्म होंगे वो जाएंगे a y b z पॉजिटिव और a z b y नेगेटिव। j के साथ k से i पॉजिटिव है इसलिए a z b x पॉजिटिव और a x b z नेगेटिव। और k के लिए i से j पॉजिटिव है इसलिए a x b y पॉजिटिव और a y b x नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। तो a y b z का मतलब हो गया -4 इंटू -3, ये +12 है। माइनस a z b y का मतलब हो गया 5 इंटू 1, ये a का z कॉम्पोनेंट और ये b का y कॉम्पोनेंट। तो -5 हो गया, ये i कैप हो गया। ऐसे ही j कैप के लिए देखूं तो a z b x यानी कि 5 इंटू -2, ये -10 हो गया। माइनस a x b z, तो a x b z की वैल्यू 3 इंटू -3 -9 होती है, तो माइनस ऑफ -9 हो गया, जो कि एक्चुअली +9 हो जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लूं, ये j कैप का टर्म हो गया। ऐसे ही k कैप के लिए a x b y 3 इंटू 1, ये 3 हो गया, माइनस a y b x यानी कि -4 इंटू -2, ये -8 हो गया, मतलब +8 हुआ और माइनस साइन पहले से तो -8 हो गया। और ये k कैप हो गया और इस चीज की वैल्यू हो गई 12 में से 5 गए 7i, -10 में +9 किया तो -j और 3 में से 8 गया -5k। इस तरीके से हम लोग a क्रॉस b भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करना भी सीख गए। इसकी फिजिक्स में क्या ज़रूरत है ये हम लोग थोड़ी देर में चल करके सीखेंगे, जब यहाँ पर बहुत ढेर सारे चीज़ें किसी एक वेक्टर a और किसी दूसरे वेक्टर b का प्रोडक्ट होंगी। पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।